हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एजाज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल DD1। आज मुंबई आधुनिक भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक और सबसे लोकप्रिय शहर है, जहां मात्र 603 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर अनुमानित 2 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। पता नहीं शायद आप ये जानते हो या नहीं कि मुंबई को बहुत मेहनत से बनाया गया है। और जब मैं ये कहता हूँ इस शहर को बहुत कठिन परिश्रम से बनाया गया है, तो इसका मतलब सिर्फ इस शहर की समृद्धि और जीवन शैली से नहीं, बल्कि मुंबई शहर जिस जमीन पर मौजूद है उस जमीन की बात कर रहा हूँ। क्योंकि इस जमीन पर मुंबई को खड़ा करने में न सिर्फ भारतीय लोग बल्कि कई बाहरी शक्तियों ने भी खूब मेहनत की थी। आज का जो मुंबई है वो पहले ऐसा नहीं था। पहले वो छोटे छोटे टापू यानी आइलैंड से बटा हुआ था। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कौन कौन से वो टापू थे, कैसे इन्हें जोड़ा गया, किन किन लोगों ने इन टापू को जोड़ने में मदद की और जिसने टापू को जोड़ा था उसकी नौकरी क्यों और कैसे चली गई, यानी यह शहर कैसे खड़ा हुआ, इसका पूरा इतिहास जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो आज का जो मुंबई है वो पहले 7 छोटे टापू यानी आइलैंड के रूप में बटा हुआ था। इस इमेज में देखिए, इसमें व्हाइट कलर के जितने भी आइलैंड है वो सब मिलकर आज का मुंबई बना है। और आप ये भी देख सकते हैं कि ये सातों आइलैंड एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थे, इसीलिए यहाँ पर आना जाना काफी मुश्किल था, क्योंकि हर आइलैंड को चारों तरफ से समुद्र का पानी था। और यह बात कोई आजकल की नहीं है कि हम इन पर ब्रिज बना दे ताकि आवाजाही आसान हो जाए। इसका एक लंबा इतिहास है। कुछ सालों पहले कांदिवली के पास उत्तरी मुंबई में मिले प्राचीन अवशेष से हमें पता चलता है कि यह द्वीप समूह पाषाण युग से बसा हुआ है। यहाँ पर मानव आबादी के लिखित प्रमाण 2300 साल पुराने मिले हैं। तब इसे हेप्टेनेशिया कहा जाता था। फिर तीसरी शताब्दी में यह द्वीप समूह मौर्य साम्राज्य का भाग बने, जब महान बौद्ध सम्राट अशोक का शासन था। इसके बाद कुछ शुरुआती शताब्दियों में मुंबई का नियंत्रण सातवाहन साम्राज्य के पास रहा, पर बाद में हिंदू सिलहारा राजवंश के राजाओं ने यहाँ 1343 तक राज किया। फिर गुजरात के राजा बहादुर शाह ने इस पर अधिकार कर लिया और उसके बाद फिर यूरोपीय लोगों का भारत में आगमन हुआ, जिसमें सबसे पहले पुर्तगालियों ने गुजरात के बहादुर शाह से इन आइलैंड्स को हथिया लिया। साल 1534 में पुर्तगाली लोगों ने मुस्लिम शासकों हुमायूं और बहादुर शाह के साथ ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन किया। यह ठाणे के पास इन 7 आइलैंड पर पुर्तगालियों ने अपना कब्जा जमा लिया। अब पुर्तगालियों के हाथ में जाने के बाद इन टापुओं की शक्ल और सूरत बदलनी शुरू हुई। इनका आगमन मुंबई शहर के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण साबित हुआ। इन 7 आइलैंड के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि वो कौन कौन से आइलैंड थे। इस इमेज में देखें, सबसे पहले कोलाबा टापू। कोलाबा का मतलब कोली समुदाय की जगह, यानी कोली मछुआरों को कहा जाता है, जो मुंबई के देसी मछुआरे हैं। वो कोलाबा से पहले पुर्तगाली लोग इसे कंदिल आइलैंड भी कहते थे। दूसरा, बूढ़ी औरत का आइलैंड यानी लिटिल कोलाबा या छोटा कोलाबा। यह आज के कोलाबा के उत्तर भाग में था और सबसे छोटा भूभाग था। इसे पहले अल ओमान भी कहते थे, क्योंकि यहाँ के मछुआरे मछली की तलाश में ओमान देश तक जाते थे। तीसरा, बॉम्बे टापू, मुंबई का सबसे पुराना टापू, जिसका जिक्र मौर्यकालीन इतिहास तक में मिलता है, जो आज के डोंगरी से लेकर मालाबार हिल तक फैला हुआ था और बॉम्बे टापू के नाम से जाना जाता था। उसके बाद मझगांव। आज के दक्षिण मुंबई का ज्यादातर हिस्सा मझगांव की ही देन है। मझगांव द्वीप को मछली पकड़ने के गांव के नाम से भी जाना जाता था। 17वीं शताब्दी के अंत तक मझगांव मुंबई शहर की शुरुआती शक्ल ले चुका था, यानी इस टापू पर आज से 300 साल पहले मुंबई ने जन्म ले लिया था। उसके बाद वर्ली का टापू वो हिस्सा है जहां आज हाजी अली की दरगाह है। हालांकि इसका मुंबई शहर से जुड़ना काफी बाद हुआ था, साल 1784 में। उसके बाद परेल। इतिहासकार बताते हैं कि 17वीं सदी में ये टापू राजा भीमदेव के कब्जे में था। बाद में इस पर पुर्तगालियों का कब्जा हुआ। ये टापू चर्चा में तब आया जब साल 1770 में मुंबई के गवर्नर विलियम हॉर्नबी ने अपना रिहाइश यहाँ बनाया। उसके बाद आखिरी 7वां टापू माहिम। पहले माहिम टापू को माजिम या मोज़ेम्बो जैसे नाम से जाना जाता था, पर 13वीं शताब्दी में राजा भीमदेव के शासन में यह उसकी राजधानी हुआ करती थी। बाद में मुस्लिम शासकों ने यहाँ कब्जा किया और उसके हाथों से यह पुर्तगालियों के हाथ लगा, जिन्होंने इसे अंग्रेज को सौंप दिया था। तो जिस समय पुर्तगाली लोग इन 7 आइलैंड पर राज कर रहे थे, उस समय अंग्रेजों का पूरा भारत पर कब्जे का प्रयास भी चल रहा था। पर अंग्रेजों को इन 7 आइलैंड की आवश्यकता थी। वे हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि कैसे इन 7 टापू पर उनका कब्जा हो जाए। बाद में इसके लिए अंग्रेजों ने अपने देश के राजकुमार चार्ल्स II की शादी का प्रस्ताव
पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन को भेजा, जो प्रस्ताव पुर्तगालियों ने स्वीकार कर लिया और पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में मुंबई शहर के उन 7 आइलैंड को अंग्रेजों को दे दिया। उसके बाद बॉम्बे के 7 आइलैंड इंग्लैंड के राजकुमार के हाथ लगे। राजकुमार चार्ल्स II को तो अंदाजा भी नहीं था कि उनके पास कितनी जमीन है, लेकिन बाद में यह भी पता चला कि इन टापुओं पर कम्युनिकेशन की बड़ी समस्या है, जिस कारण राजकुमार ने मुंबई के इन 7 आइलैंड को ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 10 पाउंड के हिसाब से लीज पे दे दिया। पर यहीं से शुरुआत होती है मुंबई के निर्माण की कहानी की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे इन बिखरे हुए 7 द्वीपों को जोड़ दिया, और वो ऐसा दौर था जब इन 7 द्वीपों पर अगर कोई सबसे बड़ी समस्या थी तो वह यह थी कि एक के बाद एक आने वाली बीमारियां। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे इन बीमारियों पर काबू तो पा लिया। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी गुजरात के सूरत शहर में थी, लेकिन 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत से मुंबई में स्थापित किया गया। तब इस इलाके का नाम बॉम्बे प्रोविंस हुआ करता था, और इससे पहले पुर्तगाली इसे बॉम्बोहिया कहा करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में शिफ्ट होते ही यहाँ पर आर्थिक गतिविधियां भी शुरू हो गई, जिस कारण यहाँ पर आबादी भी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। अब आबादी बढ़ेगी तो जमीन की मांग भी बढ़ेगी, यानी तेजी से आबादी बढ़ने के कारण कई सरकारी और प्राइवेट कंपनियों को यहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज और ऑफिस खोलने के लिए जमीन की आवश्यकता पड़ने लगी। और जमीन की इसी कमी को पूरा करने के लिए अंग्रेज सरकार ने मुंबई के इन 7 आइलैंड को जोड़ने का निर्णय लिया। इन टापुओं को जोड़ने का एक मेजर प्रोजेक्ट साल 1708 में मुमकिन हुआ। माहिम और सायन के बीच एक कॉजवे बनाया गया। फिर साल 1772 में सेंट्रल मुंबई में आने वाली बाढ़ की समस्या को टैकल करने के लिए महालक्ष्मी और वर्ली को जोड़ा गया, और इस कारनामे को हमारे इतिहास का सबसे पुराना गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है, जिसके आरोपी थे तत्कालीन गवर्नर विलियम हॉर्नबी। विलियम हॉर्नबी ने पूरे 1 लाख रुपए खर्च करके ये कंस्ट्रक्शन किया था। इस कॉजवे के अप्रूवल लेने की चिट्ठी कंपनी के डायरेक्टर्स को भेज दी थी। चिट्ठी भेजने के बाद हॉर्नबी को उम्मीद नहीं थी कि उनका प्रपोजल रिजेक्ट होगा, इसीलिए उन्होंने जवाब का इंतजार किए बगैर काम शुरू कर दिया। बाद में उधर उनका प्रपोजल रिजेक्ट हुआ, पर पूरे 1 साल के बाद जवाबी चिट्ठी आई, लेकिन तब तक कॉजवे बन चुका था, पर हॉर्नबी के नाम पर उसका नामकरण भी हो चुका था, हॉर्नबी वेलार्ड। इस कॉजवे ने डोंगरी, मालाबार हिल और वर्ली को जोड़ दिया था, लेकिन विलियम हॉर्नबी को नाफरमानी की सजा मिली और उनकी नौकरी चली गई। अब इन 7 आइलैंड के बीच समुद्र का पानी छिछला और कम गहरा था, इसीलिए अंग्रेज सरकार ने इन 7 आइलैंड के बीच पानी में एक नई जमीन बनाकर इसमें जमीन बढ़ाने का निर्णय लिया। इंजीनियरिंग की भाषा में इसे लैंड रिक्लेमेशन कहते हैं। इस सारी प्रक्रिया में बहुत मेहनत करनी पड़ी। जहाँ पर पानी गहरा था वहाँ पर पुश्ते बनाए गए, पहाड़ियों को समतल किया गया, दलदली इलाकों में मलबा भरकर उन्हें पक्का बनाया गया। इन 7 आइलैंड के दरारे और समुद्र का खाली जगहों को पत्थरों और ठोस मटेरियल से भरा गया। इसके अलावा और भी कई तरह के काम हुए और इस प्रोजेक्ट को हॉर्नबी वेलार्ड के नाम से जाना जाता है। और इस प्रोजेक्ट का पूरा होने में 150 साल से भी ज्यादा का समय लगा और आखिर में साल 1845 में मुंबई के 7 आइलैंड को जोड़ दिया गया। और जो शक्ल इस जगह को मिली वो शक्ल है आज की मुंबई की। यानी 19वीं सदी के अंत से पहले ये सारी आइलैंड के एक दूसरे से जुड़ चुके थे। तब मुंबई शहर का क्षेत्रफल बढ़कर 484 स्क्वायर किलोमीटर हो चुका था। इसी दौरान साल 1853 में एशिया की पहली रेलवे लाइन बिछाई गई, मुंबई से लेकर ठाणे के बीच। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाले स्विस कैनल के बन जाने के बाद बॉम्बे बंदरगाह अरब सागर में सबसे महत्वपूर्ण जगह बन गई और 19वीं सदी के खत्म होते होते मुंबई एक खूबसूरत शहर के रूप ले चुका था। 20वीं सदी की शुरुआत में ही बॉम्बे शहर की जनसंख्या 10 लाख तक पहुंच चुकी थी। उस समय मुंबई आबादी के मामले में कलकत्ता के बाद भारत का दूसरा बड़ा शहर था। आखिर में साल 1995 में बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया, जो मुंबई आज दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र कहलाता है। तो ये सब कुछ था इन 7 आइलैंड के बारे में जिसकी गोद से मुंबई शहर ने जन्म लिया। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिले। और आखिर में थैंक्स फॉर वॉचिंग।